खाई हुआ। मैं पिछले 3 सालों से युद्ध के मैदान में लड़ रहा था और अब पहली बार अपने घर लौट रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में चोर मेरा सामान लूट लेंगे। जाते जाते वो चोर मेरा मजाक उड़ाना भी नहीं भूले, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि बहुत जल्द वही लोग मेरा बैग अपने हाथों से वापस लौटाने वाले हैं। जैसे ही दोनों चोरों ने उत्साह से बैग खोला और उसके अंदर रखा सामान देखा, उनकी हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ युद्ध में मिली बहादुरी की सम्मान पदक और वीरता के मेडल भरे हुए थे। लेकिन उनके साथ खड़ा दूसरा चोर अब भी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, "ये लड़का मरने से बिल्कुल नहीं डरता, वीरता के मेडल तक नकली बनवा लिए।" लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया और सामने दौड़ता हुआ छोटा ट्रक भी जोर से ब्रेक लगाकर रुक गया। उनके सामने ऐसा नजारा था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकते थे। कई बख्तरबंद गाड़ियों से पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान उतर रहे थे। दोनों चोर डर से कांपते हुए बोले, "हमने तो सिर्फ एक बैग चुराया था, क्या इसके लिए बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर तक भेज दिए?" तभी मैं पूरी शांति के साथ उनकी तरफ बढ़ा। वहां मौजूद हर इंसान ने मुझे देखते ही सम्मान से सलाम किया, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मैंने सिर्फ अपना बैग उठाया और भीड़ में गायब हो गया। इस बार मैं अपनी यूनिट से खास छुट्टी लेकर घर लौटा था, क्योंकि मैं अपनी माँ का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ को लेकर होटल पहुंचा, दरवाजे पर खड़े एक कर्मचारी ने हमें रोक लिया। उसने विनम्रता से कहा, "माफ़ कीजिए सर, ये प्राइवेट रूम अब किसी और को दे दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरा कमरा दे देता हूँ।" मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, "मैंने ये कमरा 3 दिन पहले बुक किया था, आखिर किस हक से इसे किसी और को दे दिया?" कर्मचारी ने मुझे और मेरी माँ को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, "सर, आप तो सिर्फ 2 लोग हैं, इतने बड़े प्राइवेट रूम की आपको ज़रूरत नहीं है। आज जिंघाई के लियू परिवार की बेटी के निजी सहायक का प्रमोशन हुआ है। डोंगिंग ग्रुप के सारे बड़े अधिकारी आने वाले हैं। यही वीआईपी रूम हमारे चेयरमैन ने खास उनके लिए तैयार करवाया है।" उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया और तुरंत अपनी मंगेतर को फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा, "मिस लियू, क्या आपने नहीं कहा था कि आप दूसरे प्रांत में बिजनेस ट्रिप पर गई हैं?" घर से निकलने से पहले ही मेरी बात लियू रुआन से हुई थी। मैंने उन्हें माँ के 50वें जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था, "आज मुझे एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट से मिलना है।" उस समय मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो जिंघाई के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी, इसलिए उनका बिजी होना स्वाभाविक था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो महिला इस समय दूसरे प्रांत में होने का दावा कर रही थी, वो अपने छोटे से असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए 1 लाख की न्यूनतम खर्च वाले वीआईपी रूम में मौजूद थी। फ़ोन उठते ही उसने ठंडे स्वर में कहा, "मैं बहुत बिजी हूँ, जो कहना है जल्दी कहो।" मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, "मिस लियू, क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला?" लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने फ़ोन काट दिया और सिर्फ बिजी टोन सुनाई देने लगी। ये सब देखकर बगल में खड़ा कर्मचारी जोर से हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, "अरे, मुझे तो लगा था कि आप सच में मिस लियू को जानते होंगे, लेकिन वो तो आपका फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझती।" मेरी उम्र मुश्किल से 30 साल थी और मैंने साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वहां मौजूद किसी ने भी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने शांत आवाज में कहा, "मैं उन्हें जानता हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि ये कमरा मैंने पहले बुक किया था।" कर्मचारी तुरंत बोला, "तो उससे क्या? पूरा होटल डोंगिंग ग्रुप की संपत्ति है। यहाँ पहले किसने बुक किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।" उसकी बात सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और ठंडी आवाज में पूछा, "अगर मैं आज हर हाल में इसी कमरे में बैठूं तो?" कर्मचारी का चेहरा तिरस्कार से भर गया। "पता नहीं कहाँ का देहाती आ गया है, डोंगिंग ग्रुप में आकर हंगामा करता है। लड़के, मेरी बात मान लो, अगर अभी भी नहीं गए तो मिस लियू आते ही तुम्हारी एक टांग तोड़वा देंगी।" अपनी ही मंगेतर का ऐसा घमंडी और अन्यायपूर्ण व्यवहार सोचकर मेरे दिल में गहरी निराशा भर गई। तभी मेरी माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, "बेटा, रहने दे, चलो कहीं और चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी और मिस लियू की कभी नहीं बनी।" मैंने माँ की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, "माँ, आज आपका 50वां जन्मदिन है। आपका बेटा आपको किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं होने देगा।" मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई बोला, "इस लड़के की हिम्मत तो देखो, मिस लियू की भी परवाह नहीं कर रहा। सिर्फ कमरा बदलने की बात ही तो है, इसमें क्या चला जाएगा?" दूसरा बोला, "अगर इस बात पर उसने मिस लियू को नाराज कर दिया तो जिंघाई में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा।" लगभग हर कोई मुझे बदकिस्मत कह रहा था। उधर कर्मचारी का घमंड और भी बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, "सुनाना सबकी बातें, अभी भी समय है, निकल जाओ।" लेकिन उसकी धमकी का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी आने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, "बाहर इतना शोर किस बात का है?" कर्मचारी तुरंत बोला,
असिस्टेंट वैंग, यही लड़का आपका कमरा छीनने की कोशिश कर रहा है। सामने खड़ा आदमी घूरते हुए कहा। कौन है जो मरने से नहीं डरता? मेरे बॉस का कमरा छीनने की हिम्मत किसने की? मैंने शांत स्वर में कहा, तो आप ही असिस्टेंट वैंग हैं। अपना परिचय दूं? मैं आपके बॉस का। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और घमंड से बोला, तुम चाहे कोई भी हो, आज ये कमरा तुम्हारा नहीं है, साफ साफ सुन लिया। मैंने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, असिस्टेंट वैंग, ये कमरा मैंने पहले बुक किया था। मेरी अनुमति के बिना इस पर कब्जा कर लेना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल गलत है? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, गलत? इसमें गलत क्या है? ए लड़के, क्या तुझे पता भी है मेरा बॉस कौन है? खाई हुआ, मैंने शांत आवाज में कहा। तुम्हारा बॉस कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरी माँ का 50वां जन्मदिन है और मैं हर हाल में यही प्राइवेट रूम इस्तेमाल करूंगा। मेरी चेतावनी सुनकर वो असिस्टेंट घमंड से हंस पड़ा और ठंडी आवाज में बोला, जन्मदिन है तो क्या हुआ, तुम जैसे देहाती लोग भी वीआईपी रूम में बैठने का सपना देखने लगे। मेरी माँ को डर था कि कहीं बात हाथापाई तक न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने नाराज होकर कहा, बेटा, ये नौजवान बात करने की तमीज़ नहीं रखता। मैं 50 साल से ज़्यादा उम्र की औरत हूं, फिर भी इसे ज़रा सी इज्जत देना नहीं आता। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल असिस्टेंट वांग ने हाथ उठाकर उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, तू होती कौन है मुझे सीख देने वाली? अपनी माँ को थप्पड़ खाते देख मेरे अंदर का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया जहां मेरी पिस्तौल थी, लेकिन जैसे ही मैं हथियार निकालने वाला था, माँ ने फिर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, बेटा, अपने आप पर काबू रख, ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब मत कर। कई बार खुद को रोकने के बाद मैंने पहले माँ को वहां से सुरक्षित जगह भेज दिया, फिर मैं दोबारा वीआईपी रूम के दरवाजे पर लौटा। इस बार मेरी आवाज़ पहले जैसी विनम्र नहीं थी। मैंने सीधे कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, लियू रुयान को यहाँ बुलाओ। असिस्टेंट हंसते हुए बोला, तुम जैसे आदमी भी मैडम लियू से मिलने की बात कर रहे हो? मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वो गुस्से से चीख पड़ा, ओए लड़के, तू मुझे धमकी दे रहा है? गालियां देते हुए उसने अपनी बाहें चढ़ाईं और मेरी तरफ झपट पड़ा। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुको। सबकी नज़रें उसी दिशा में घूम गईं। एक लंबी और बेहद खूबसूरत युवती कई बॉडीगार्ड्स के साथ हमारी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही असिस्टेंट वांग को डांटते हुए कहा, वांग, तुम मेरी निजी असिस्टेंट हो, सार्वजनिक जगह पर किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मैंने सामने खड़ी उस महिला को ध्यान से देखा। मानना पड़ेगा, ऊपर वालों की पसंद सच में अच्छी थी। अगर उसमें कोई कमी थी तो सिर्फ यही कि उसकी नज़रें मुझे बेहद ठंडी और तिरस्कार से देख रही थीं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मिस लियू, आज जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे लियू परिवार से जवाब चाहिए। लियू रुयान ने मुझे सिर से पैर तक देखा और घृणा से बोली, तो तुम ही बियुन दाव हो। समझ नहीं आता मेरे पिता ने क्या सोचकर मेरी शादी तुम्हारे जैसे देहाती से तय कर दी। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से भर गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये लड़का मिस लियू का मंगेतर है? ये कैसे हो सकता है? जिंघाई की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की की शादी इस देहाती से? तभी किसी ने कहा, अगर कोई इस शादी का सबसे बड़ा विरोधी है तो वो खुद मिस लियू ही हैं। मैंने आसपास के लोगों की हंसी और तानों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मेरी नज़र सिर्फ उस लड़की पर थी जिसे आज पहली बार देख रहा था और जो मेरी मंगेतर कहलाती थी। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, मिस लियू, आपकी असिस्टेंट ने वीआईपी रूम के लिए लड़ते हुए मेरी माँ को थप्पड़ मारा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगी। उसने बिल्कुल लापरवाही से हाथ हिलाया और बोली, बस एक वीआईपी रूम की बात है, उसकी कीमत ही कितनी होगी? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और बोली, 1 लाख काफ़ी हैं, अगर कम हो तो और भेज देती हूँ। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, शायद आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। आपकी असिस्टेंट ने मेरी माँ को उनके 50वें जन्मदिन पर थप्पड़ मारा है। उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया, तो ठीक है, और 1 लाख ले लो, इसे तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च समझ लो। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसकी असिस्टेंट आगे बढ़ी और घमंड से बोली, ओए देहाती, अभी तक यहीं खड़ा क्या है? मैडम का शुक्रिया अदा कर, एक झटके में 1 लाख मिल रहे हैं। तुम्हारे जैसे गरीब परिवार ने शायद पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर ठंडी हंसी हंसकर बोला, मिस लियू, भले ही हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच सगाई हो चुकी है। क्या तुम्हारा परिवार हर समस्या को इसी तरह हल करता है? मेरी बात सुनकर लियू रुयान तिरस्कार से हंसी और बोली, सगाई? पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देख, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मेरे लायक है? इतना कहकर उसने मुझे सिर से पैर तक घृणा भरी नज़रों से देखा और बोली, तुम जैसे इंसान से बात करना भी मुझे घिन दिलाता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम्हारी बात यहीं तक है तो मैं भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये कमरा मैंने पहले बुक किया था। चाहे तुम अरबपति की बेटी ही क्यों ना हो, पहले आने वाले का हक पहले होता है।
तभी असिस्टेंट वांग चीखी, मिस लियू के सामने नियम कानून की बात करता है। पूरा होटल डोंगहिंग ग्रुप का है। जब मालिक खुद यहाँ खड़ा है तो उसे पहले बुकिंग करने की क्या ज़रूरत। उसकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि इतनी कम उम्र में वो लियू रुयान की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट कैसे बनी। चापलूस शब्द उसके लिए बिल्कुल सही था। मैंने शांत स्वर में कहा, असिस्टेंट वांग, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अगर मिस लियू इस होटल की मालकिन है तब भी बिजनेस नियमों से चलता है। अगर नियम ही नहीं रहेंगे तो क्या? जिंघाई में मैडम लियू की बात ही कानून है। इतना कहकर उसने पीछे हाथ हिलाया और चिल्लाई, सिक्योरिटी, इस बदतमीज लड़के को अभी बाहर फेंको। मैंने सीधे लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, मिस लियू, क्या आप बाहर भी ऐसे ही लोगों पर जुल्म करती हैं? क्या आपके पिता को इस सब के बारे में पता है? पिता का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने उंगली मेरी तरफ तानकर चीख कर कहा, बी, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पिता का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत कर। लियू रुयान चाहे किसी सुअर से शादी कर ले, लेकिन तुमसे कभी नहीं करेगी। उसकी इस बेइज्जती पर भी मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, मिस लियू, क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देती हैं? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? खाई हुआ, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो आखिर तुम चाहती क्या हो कि मैं करूं? क्या चाहता हूं मैं, मिस लियू? इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरी बात सुनते ही असिस्टेंट वैंग गुस्से से चीख पड़ा, ओए लड़के, तू किसे धमकी दे रहा है? जिंघाई में डोंगहिंग ग्रुप की ताकत के सामने तुझे कुचलना चींटी मसलने से भी आसान है। इतना कहकर उसने तुरंत लियू रुयान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लियू रुयान ने संतुष्ट होकर सिर हिला दिया और बोली, वाकई असिस्टेंट वैंग, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं भीतर ही भीतर हंस पड़ा। यूनिट ज्वाइन करने के बाद से लेकर आज तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान 1 घंटे के अंदर मुझे 2 बार धमकी देने की हिम्मत करेगा। अब मेरा भी धैर्य खत्म हो चुका था। मैंने जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो लाओली, मैं श्याओ भी बोल रहा हूं। उधर से जोरदार हंसी सुनाई दी। अरे लड़के, तुम तो अपनी माँ का 50वां जन्मदिन मनाने छुट्टी लेकर गए थे, अचानक मुझे कैसे याद कर लिया? और हाँ, तुम्हारी मंगेतर भी तो जिंघाई में ही है, मौका मिले तो उससे भी मिल लेना। मैंने सामने खड़ी लियू रुयान की तरफ ठंडी नजर से देखा और गंभीर आवाज में कहा, सर, मंगेतर से मिलने की बात बाद में होगी, पहले एक बेहद जरूरी बात रिपोर्ट करनी है। मेरी माँ को किसी ने मारा है। मेरी बात सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गुस्से से भरी आवाज आई, क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ एक राष्ट्रीय हीरो के परिवार से हैं, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उन पर हाथ उठाया? मैंने शांत स्वर में कहा, सर, इतनी बड़ी बात पर मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। मेरी बात खत्म होते ही उधर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। लगता था गुस्से में उन्होंने चाय का कप तक फोड़ दिया था। फिर उन्होंने गरज कर कहा, मुझे तुरंत बताओ वो आदमी कौन है। लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही असिस्टेंट वैंग ने झपट्टा मारकर मेरा फोन छीन लिया। उसने फोन कान पर लगाया और घमंड से बोला, ओए बूढ़े, तू ही इसका सहारा है ना? सुन ले, तेरे आदमी ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे बॉस को नाराज करने के बाद आज जिंघाई से जिंदा बाहर जाएगा भी या नहीं, ये भी तय नहीं है। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। शायद फोन के दूसरी तरफ बैठे नेता ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी जिंदगी में कोई उनसे इस लहजे में बात करेगा। उधर से भारी आवाज आई, तो तुम ही हो वो आदमी जिसने श्याओबी की मां पर हाथ उठाया? लेकिन वैंग को अब भी सामने वाले की असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो उसी घमंडी अंदाज में बोला, फालतू बातें मत कर, बता इस मामले को कैसे निपटाना चाहता है। मैं लगभग 20 मीटर दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी फोन के उस पार से उठते गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। उधर से ठंडी आवाज आई, कैसे निपटाना है? बहुत जल्द तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन वैंग को फिर भी समझ नहीं आया। वो उल्टा गालियां देने लगा, बूढ़े, लगता है तूने कभी डोंगहिंग ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैं अभी वीआईपी रूम में हूं, अगर हिम्मत है तो खुद आ जा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो गर्व से लियू रुयान की तरफ देखने लगा, जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये सब देखकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस लियू, मानना पड़ेगा, आपने सच में एक बहुत काबिल असिस्टेंट रखा है। इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर आने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। असिस्टेंट वैंग मेरी तरफ घूरते हुए बोला, ओए लड़के, ये नाटक बंद कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे पीछे कौन है, जब तक मिस लियू यहाँ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि अब मिस लियू खुद को भी नहीं बचा पाएंगी, तुम्हें क्या बचाएंगी। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि भीड़ में से अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे बाहर देखो। सब लोग दौड़कर खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर का नजारा देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां होटल के बाहर आकर रुक रही थीं। लियू रुयान के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई दी। उसने घबराकर कहा, इतनी सारी गाड़ियां, आखिर हुआ क्या है? तभी सबसे आगे वाली गाड़ी से एक गरिमामय मध्यम उम्र का आदमी नीचे उतरा। उसे देखते ही वहां मौजूद कई लोगों ने ठंडी सांस खींच ली और फिर सबकी नजर एक साथ मेरी तरफ घूम गई।
असिस्टेंट वैंग के माथे पर भी पसीना छलक आया। मैं हल्की मुस्कान के साथ आराम से आगे बढ़ा और बोला, इतनी दूर से खुद आने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये देखकर वैंग घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, आप लोगों ने कहीं गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया? तभी सामने वाले अधिकारी ने सीधे उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ही हो वैंग? उसने घबराकर जवाब दिया, जी मैं ही हूं वैंग, क्या बात है? अगले ही पल कई लोग आगे बढ़े और उसे तुरंत पकड़ लिया। वैंग बुरी तरह छटपटाने लगा और चिल्लाया, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आखिर कौन सा अपराध किया है? कम से कम वजह तो बताइए। अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट को इस तरह गिरफ्तार होते देख लियू रुयान खुद आगे आई और बोली, सर मैं डोंगहिंग ग्रुप की चेयरमैन की बेटी हूं। क्या आप बता सकते हैं कि असिस्टेंट वैंग ने ऐसा क्या किया है? बिना गिरफ्तारी वारंट के आप इन्हें कैसे ले जा सकते हैं? उस मध्यम उम्र के अधिकारी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, गुप्त विशेष इकाई जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे किसी लिखित वारंट की जरूरत नहीं होती। उनकी बात सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। लोग हैरानी से फुसफुसाने लगे, क्या ये लड़का गुप्त विशेष इकाई के लोगों को जानता है? सिर्फ एक फोन कॉल पर पूरी टीम यहां आ गई। इतनी ताकत पूरे देश में शायद ही किसी के पास होगी। इस बार तो सच में बड़ा तमाशा होने वाला है। लगता है अमीर घर की ये बड़ी बेटी इस बार गलत आदमी से टकरा गई है। चारों तरफ बढ़ती फुसफुसाहट के बीच लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, मिस लियू, मेरी माँ वाला मामला तो अब सुलझ गया है। अब शायद हमें अपने बीच का हिसाब भी साफ कर लेना चाहिए। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो हकलाते हुए बोली, हमारे बीच कौन सी बात? मैंने शांत स्वर में कहा, लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमजोर है। मेरी माँ के 50वें जन्मदिन के लिए मैंने जो वीआईपी रूम बुक किया था, उसका हिसाब कैसे होगा? इतना कहकर मैंने जमीन पर दबाए गए असिस्टेंट वैंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैंग, अभी कुछ देर पहले तक तो तू अपने मालिक का नाम लेकर सबको डरा फिर रहा था। अब अचानक इतनी चुप्पी क्यों छा गई है? तभी होटल का मैनेजर कांपते हुए भीड़ में से बाहर निकलकर सामने आ गया। मिस लियू, गलती मेरी ही है। मैं इतना व्यस्त था कि आपको बताना ही भूल गया। आज जनरल मैनेजर लियू ने खुद फोन करके आदेश दिया था कि आज सुप्रीम रूम सिर्फ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए खाली रखा जाएगा। ये सुनते ही लियू न्यू एन का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो गुस्से से हाफते हुए सीधे रेस्तरां के प्रबंधक की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेस्तरां के प्रबंधक की आंखों में आंसू भर आए और वो रोती हुई आवाज में बोला, मिस लियू, मैं बताना चाहता था, लेकिन आप लोग इतनी जोर जोर से झगड़ रहे थे कि मुझे बीच में बोलने का एक भी मौका नहीं मिला। लियू न्यू एन गुस्से से अपना आपा खो बैठी और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, रहने भी दीजिए, आखिर आप जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी हैं। एक साधारण रेस्तरां प्रबंधक से हिसाब बराबर करने की क्या जरूरत है? अपनी जिंदगी बर्बाद होती देखकर सहायक वांग भी घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मेरी उम्र अभी सिर्फ 24 साल हुई है। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं पसीने से भीगी हुई लियू न्यू एन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सहायक वांग, मेरी सलाह है कि अब और शब्द बर्बाद मत करो। तुम्हारी मालकिन खुद अपनी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो तुम्हारे बारे में सोचने का समय उसे कहाँ से मिलेगा? मेरी बात सुनते ही लियू न्यू एन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो दांत भींच कर बोली, तुम्हारा नाम तत है ना? ज्यादा हद पार मत करो, ये मत भूलो कि ये जिंगहाई है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लियू न्यू, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे धमकी दे रही हो। इतना कहकर मैंने सबके सामने अपना फोन निकाला और बोला, मैं जरा तुम्हारे पिता से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस जिंगहाई का असली मालिक कौन है। कुछ ही पल में फोन जुड़ गया। दूसरी तरफ से बेहद सम्मान भरी आवाज आई, अरे क्या ये मिस्टर तत हैं? आपका फोन आना तो मेरे लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। मैंने शांत स्वर में कहा, जनरल मैनेजर लियू, औपचारिक बातें रहने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या जिंगहाई का सबसे अमीर आदमी बने बने इतना समय हो गया है कि अब आप अपना ही उपनाम भूल गए हैं? मैंने उन्हें सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया और सीधे कहा, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मैं सुप्रीम रूम में आपका इंतजार कर रहा हूं। अगले ही पल दूसरी तरफ से किसी गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आई। घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मिस्टर तत, कृपया गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। फोन पर हुई पूरी बातचीत वहां मौजूद हर इंसान ने साफ साफ सुन ली थी। सभी के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सब आपस में फुसफुसाने लगे, आखिर ये लड़का है कौन? जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी और डोंगहुंग ग्रुप के चेयरमैन तक को इसकी बात माननी पड़ रही है। आम लोगों को तो उनसे मिलने का भी अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इसने सिर्फ एक फोन किया और जनरल मैनेजर लियू तुरंत आने के लिए तैयार हो गए। जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने के बावजूद लियू न्यू एन को इस समय बेहद अपमान महसूस हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर गुस्से में कहा, तत, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, हमारा लियू परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लियू न्यू, लगता है तुमने बात उल्टी कह दी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा लियू परिवार मुझे माफ़ करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचूंगा भी या नहीं। मेरी बात पूरी होते ही पीछे से एक गंभीर आवाज़ गूंजी। डोंग हुंग ग्रुप के चेयरमैन लियू बाक यत अपनी गलती स्वीकार करने आए हैं। एक प्रभावशाली मध्यम उम्र का आदमी तेज सांसें लेते हुए भागकर मेरे सामने आकर रुका और उसने घबराकर पूछा, मिस्टर तत, आखिर यहाँ हुआ क्या है? जैसे ही लियू बाक यत ने सामने का पूरा दृश्य देखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने डरते हुए पूछा, मिस्टर तत, कहीं मैं देर से तो नहीं आया? मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, 9 मिनट 30 सेकंड। जनरल मैनेजर लियू, मानना पड़ेगा कि आप सचमुच बिजनेस करने वाले इंसान हैं, समय के काफ़ी पाबंद हैं। लियू बाक यत बार बार सर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मिस्टर तत, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या रेस्तरों का खाना आपको पसंद नहीं आया? मैंने अपना हाथ उठाकर लियू न्यू एन की तरफ इशारा किया और कहा, खाने की बात कर रहे हैं? जनरल मैनेजर लियू, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि जो कमरा मैंने पहले से बुक किया था उसे मेरी अनुमति के बिना किसी और को कैसे दे दिया गया? मेरी बात सुनते ही लियू बाक यत का पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। लियू न्यू एन के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लियू बाक यत गुस्से से चिल्लाए, बेवकूफ़ लड़की, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मिस्टर तत का बुक किया हुआ कमरा छीन लो? लियू न्यू एन इस थप्पड़ से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा और बोली, पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे क्यों मारा? मैंने तो सिर्फ अपने ही रेस्तरां में खाना खाने के लिए कमरा लिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी आंखों में भरा हुआ अपमान देखकर मेरे मन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी इतना काफ़ी नहीं था। लियू परिवार अभी भी मेरी माँ से माफ़ी मांगने का कर्जदार था। लियू बाक यत ने गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए उसे दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। वो गरज कर बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछो क्यों मारा? आज मिस्टर तत की माँ का 50वां जन्मदिन है। अगर तुम उन्हें बधाई नहीं देना चाहती थी तो मत देती, लेकिन उनका बुक किया हुआ कमरा छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी बचपन से बहुत ज्यादा लाड प्यार में पली है। मिस्टर तत, कृपया उसे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो जिंगहाई के सबसे बड़े उद्योगपति का मामला संभालने का तरीका उनकी बेटी से कहीं ज्यादा समझदारी भरा था। लियू बाक यत की हर बात मजबूत और साफ थी, लेकिन उनकी बेटी का दिमाग अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। शायद वो कभी समझ नहीं पाएगी कि उसके अपने पिता ने एक बाहरी आदमी के लिए अपनी ही बेटी को 2 बार थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन इस राज को बहुत कम लोग जानते थे और संयोग से लियू बाक यत उन्हीं लोगों में से एक थे। कुछ समय पहले यही आदमी मेरे लीडर से लगातार 3 महीने तक विनती करता रहा था कि उसकी बेटी की शादी मुझसे करवा दी जाए। तभी किसी ने कहा, चेयरमैन लियू, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शौचालय गया था तब मैंने अपनी आंखों से इस माँ बेटे को कूड़ेदान में चीजें ढूंढते हुए देखा था। कृपया इनकी बातों में मत आइए। वेटर की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग मुझे घृणा की नजरों से देखने लगे, लेकिन लियू बाक यत ने सबकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग फैसला किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई प्लास्टिक की बोतलें या कबाड़ इकट्ठा करता है तो उसमें बुराई क्या है? ये मेहनत और ईमानदारी की निशानी है। लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को तो शायद भविष्य में खाली बोतलें उठाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। खाई हुआ। शायद बाहर से देखने वाले लोगों को यही लग रहा था कि लियू बॉक निगिया सिर्फ अपने रेस्टोरेंट की इज्जत बचाने के लिए मेरी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो आखिर तक लियू परिवार को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और कुछ भी नहीं बोला। फिलहाल मैंने पूरा मामला लियू बॉक निगिया के हाथ में छोड़ दिया, लेकिन उनकी अगली हरकत ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों के सामने उन्होंने अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे अपनी बेटी लियू न्यू येन की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में बोले, मैं डोंग हुंग ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी वक्त मिस्टर तत से माफ़ी मांगो। अगर तुम्हें उनकी माफ़ी नहीं मिली तो मैं मान लूंगा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। लियू बॉक निगिया की ये बात लियू न्यू येन की बची खुची उम्मीद पर आखिरी वार साबित हुई। एक तरफ उसका चापलूस असिस्टेंट था और दूसरी तरफ उसका अपना सगा पिता। कुछ पल पहले तक घमंड से भरी हुई लियू न्यू येन अचानक पूरी तरह चुप हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। लियू बॉक निगिया ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, मिस्टर तत, क्यों ना हम यही बात खत्म कर दें? मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जनरल मैनेजर लियू, लगता है मेरी और आपके लियू परिवार की किस्मत में साथ होना लिखा ही नहीं है। वो तुरंत बोले, मिस्टर तत, ऐसा कीजिए, आप जो कीमत कहेंगे हम देने को तैयार हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप मुझे कीमत लगाने के लिए कह रहे हैं? मतलब आप इस पूरे मामले को पैसे से खरीदना चाहते हैं? फिर मैंने बिना रुके आगे कहा, सच कहूं तो इन सालों में मैंने बहुत से अमीर लोगों को देखा है, लेकिन आपकी बेटी जितनी घमंडी और बदतमीज इंसान बहुत कम मिले हैं। अगर आज आप मेरी पहचान से नहीं डरते तो क्या मेरी माँ को वो थप्पड़ नहीं पड़ता?
लियू बॉक निघिया तुरंत सिर झुकाकर बोले, मिस्टर तथ, आज जो हुआ उसमें पूरी गलती मेरी बेटी की है। हमारा लियू परिवार आपको हर तरह का मुआवजा देने को तैयार है। आप बस एक शब्द कहिए। मैं डोंग हुंग ग्रुप की प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहता हूं कि हम कोई मोलभाव नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता को किसी बाहरी इंसान के सामने इतना झुकते हुए देखकर लियू न्यू येन शर्म और गुस्से से भर गई। वो चिल्लाकर बोली, पापा, आप जिंघाई के सबसे अमीर आदमी हैं, आप किसी के सामने इतना नीचे कैसे झुक सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस लियू अब तक यही सोचती हैं कि जिंघाई में सिर्फ तुम्हारा लियू परिवार ही सब कुछ है ना? आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अंधा घमंड सबसे बड़ी गलती होती है। जिस सबसे अमीर होने के खिताब पर तुम इतना घमंड करती हो, मेरी नज़र में वो सिर्फ नए अमीर लोगों का दिखावा है। याद रखो, सत्ता के सामने पैसा हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। लियू न्यू येन ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, मिस्टर तथ, मैं पापा की तरह इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। तुमने बस कुछ बड़े लोगों से जान पहचान बना ली है तो क्या हुआ? क्या तुम बिजनेस की दुनिया में दखल दे सकते हो? मैंने उसकी कही हुई हर बात राजधानी में मौजूद अपने लीडर तक ज्यों की त्यों पहुंचा दी। मेरी बात खत्म होते ही लियू बॉक निघिया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा, जनरल मैनेजर लियू, आपकी बेटी ने अभी जो कहा वो आपने भी सुना है। अगर आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो लोग समझेंगे कि हमारी सीक्रेट एजेंसी के लोगों को कोई भी आसानी से दबा सकता है। मेरी बात खत्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता था कि लियू बॉक निघिया का फोन बज उठा। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा, कुछ पल हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार कॉल उठा ली। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं और वो चीख पड़े, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। उनका चेहरा दर्द से भर गया। बैंक ने अचानक उनके सारे लोन रद्द कर दिए थे और पूरी रकम आज रात 12 बजे से पहले लौटाने का आदेश दे दिया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट से दोबारा पुष्टि करने के बाद लियू बॉक निघिया पूरी तरह पत्थर की तरह वहीं खड़े रह गए। काफी देर तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी लियू न्यू येन मेरी तरफ देखकर बोली, मिस्टर तथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक का पैसा वापस लेना भी तुम्हारी वजह से हुआ है? उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि कंपनी के डूबने की खबर सुनने के बाद भी उसे अब तक मेरी असली ताकत पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लियू बॉक निघिया होश में आते ही जोर से अपनी बेटी पर बरस पड़े। लियू न्यू येन, मैंने आखिर तुम्हारे जैसी मुसीबत क्यों पैदा की? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कम मुसीबत खड़ी की है? क्या तुम पूरे डोंग हुंग ग्रुप को अपने साथ डुबोकर ही चैन लोगी? वो गुस्से में अपनी जांग पर बार बार हाथ मारते हुए बोले, अरे मेरी किस्मत, क्या अब तक भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी शादी एक अनजान आदमी से क्यों करवाना चाहता था? आज तक तुमने जितनी भी शरारतें की मैंने सब नजरअंदाज कर दी, लेकिन आज तुमने जिस इंसान को नाराज किया है वो मिस्टर तथ हैं। वो ऐसे बड़े आदमी हैं जो देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के साथ काम करते हैं। बोलते बोलते उनका गुस्सा और बढ़ता गया और आखिर में वो वहीं पैर पटकने लगे। सच कहूं तो उन्होंने मेरी हैसियत के बारे में जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। मेरी मौजूदा पोजीशन पर पैसा मेरे लिए सचमुच सिर्फ एक संख्या भर रह गया था। लियू न्यू येन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पापा, आपका मतलब है कि थोड़ी देर पहले इस इंसान से फोन पर बात करने वाला इंसान राजधानी से था? उसी पल वहां मौजूद हर इंसान की नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर था। खासकर वो वेटर जिसने कुछ देर पहले मुझे दरवाजे पर रोका था, वो तो कब का वहां से गायब हो चुका था। मैंने लियू न्यू येन की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मिस लियू, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी मां पर हाथ तुमने नहीं उठाया। अगर वो थप्पड़ तुमने मारा होता तो शायद इस समय तुम मेरे सामने खड़ी होकर बात करने की हालत में भी नहीं होती। खाई हुआ। मिस्टर तथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले मेरी आंखें होते हुए भी मैं आपकी असली पहचान नहीं समझ पाई। लियू न्यू येन अब बहुत देर से पछता रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और वो फूट फूट कर रो भी नहीं पा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा कीजिए, आंटी का जन्मदिन मनाने का पूरा इंतजाम मैं कर देती हूं और कल हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देखता रहा और सिर हिलाकर बोला, मिस लियू, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थी। मुझे आज भी साफ याद है कि तुमने खुद कहा था कि तुम किसी सूअर से शादी कर लोगी, लेकिन मेरे जैसे गांव के आदमी से कभी शादी नहीं करोगी। मेरी ये बात उसके ऊपर बिजली गिरने जैसी साबित हुई। लियू न्यू येन उसी पल पत्थर की तरह जड़ हो गई। जिस रिश्ते को पाने के लिए उसने और उसके परिवार ने इतनी मेहनत की थी, वो उसकी आंखों के सामने पल भर में बिखर गया। एक पिता होने के नाते लियू बागजिग भी सिर्फ चुपचाप खड़े होकर गहरी सांस भर सकता था। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि मैं आखिर लियू परिवार के साथ क्या करने वाला हूं। काफी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने निराश खड़े लियू बागजिग की तरफ देखा और कहा, जनरल मैनेजर लियू, आज मेरी मां का 50वां जन्मदिन है, इसलिए मैं लियू परिवार को एक बार माफ करने के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
ये सुनते ही लियू बागजिक की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत कहा, मिस्टर तत्, आप जो कहेंगे वही होगा, बस आप हम पर दया कर दीजिए। जरूरत पड़ी तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगी। मैंने अपना हाथ उठाकर आंसुओं में डूबी लियू न्यू यैन की तरफ इशारा किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बेटी ने एक बार नहीं कई बार मुझे गांव का गवार कहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब ये खुद कुछ समय असली गांव की जिंदगी जी कर देखे। मेरी ये शर्त सुनते ही लियू न्यू यैन का चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और चिल्लाकर बोली, तत्, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मेरे पिता मुझे घर से निकाल दें? मैंने शांत स्वर में कहा, मिस लियू, अभी कुछ देर पहले तक तो तुम खुद लियू परिवार के लिए मुझसे माफी मांग रही थी। अब जब मैंने रास्ता बता दिया तो तुम्हें मंजूर क्यों नहीं? या फिर तुम्हें जेल की जिंदगी ज्यादा पसंद है? इतना कहकर मैंने दूर बने प्राइवेट रूम की तरफ इशारा किया और गंभीर आवाज में बोला, मेरी माँ का 50वां जन्मदिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। ये आखिरी बात मैंने जानबूझकर लियू बागजिक को सुनाने के लिए कही थी। मैं अपना रुख भी साफ करना चाहता था और साथ ही लियू परिवार के लिए एक आखिरी रास्ता भी छोड़ रहा था। आखिर इस पूरी घटना की असली दोषी लियू न्यू यैन और उसकी सहायक थी। बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था। लियू बागजिक कुछ पल तक चुपचाप सोचता रहा, फिर उसने पूरी ताकत से सिर हिलाकर कहा, मिस्टर तत्, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कल मैं इसे खुद गांव छोड़कर आऊंगा। आपकी अनुमति के बिना ये जिंदगी भर जिंघाई में दोबारा कदम नहीं रखेगी। लियू न्यू यैन आखिरी बार विरोध करना चाहती थी, लेकिन अब उसके मुंह से निकला हर शब्द बेकार था। जो मुसीबत उसने खुद पैदा की थी, उसका परिणाम भी उसे खुद ही भुगतना था। और इस पूरी घटना की जड़ सहायक वांग उसी रात चुपचाप जेल भेज दिया गया। सिर्फ किसी राष्ट्रीय हीरो के परिवार का अपमान करने का अपराध ही इतना बड़ा था कि शायद वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। सारी बातें खत्म होने के बाद मैंने पास की दुकान से एक जन्मदिन का केक खरीदा और जल्दी जल्दी घर लौट आया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। रसोई में अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखकर मैं अपने जज्बातों को अब और नहीं रोक पाया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, इन सभी सालों में आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। माँ ने प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा आज इतना बड़ा इंसान बन गया है, तो मैंने जितनी भी तकलीफें झीली हैं वे सब पूरी तरह सफल हो गईं। मैंने हिस्ट्री की सबसे बेकार F रैंक एबिलिटी अवेकन किया था, जिसका नाम था अपग्रेड। इसका सीधा सा मतलब था कि 1 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी निर्जीव चीज को उसके अगले सबसे बेस्ट और नए रूप में बदल देना। लेकिन जब मैंने इसे असल में इस्तेमाल करके देखा तो पता चला कि एक नॉर्मल सी किताब को अपग्रेड करने पर भी उसमें कोई चेंज नहीं आता और एक मामूली से तौलिए को अपग्रेड करने पर भी वह वैसा का वैसा ही रहता है। इसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड काव्या बचे हुए आधे पैकेट बिस्किट उठाकर बिना एक बार भी पीछे मुड़े किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में जा बैठी। जाने से ठीक पहले उसने खाली कप नूडल्स का एक डिब्बा मेरे पैरों के पास फेंका, जैसे वह किसी कुत्ते को टरका रही हो, और बोली, आर्यन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी यह पावर इतनी बेकार है कि तुम्हारे साथ रहकर तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। मायूसी में मैं उस खाली डिब्बे को देखता रहा और तभी अचानक मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अपग्रेड। पल भर में ही चारों तरफ एक तेज मसालेदार खुशबू फैल गई। मैंने नीचे देखा तो फटी हुई पैकिंग के अंदर करीने से रखे नूडल्स और 3 मसाला पाव नजर आ रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि मेरी पावर बेकार नहीं थी, बल्कि हम सब ने इसके काम करने के तरीके को गलत समझा था। असल में खाली डिब्बे का अगला अपग्रेडेड रूप एक पूरी तरह से बंद और नई पैकेट वाली गर्मा गर्म नूडल्स थी। उस पल मेरा दिल सीने में जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि एक जबरदस्त एक्साइटमेंट से। मैंने उस लूटी जा चुकी कन्वीनियंस स्टोर की शेल्फ्स पर नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ स्नैक्स के फटे हुए रैपर्स बिखरे थे। खाली पड़ी बोतलें जो दूसरों के लिए सिर्फ कचरा थीं, अब मेरे लिए एक ऐसा खजाना बन चुकी थीं जिसका कोई अंत नहीं था। मैंने जल्दबाजी में पानी उबालकर वही नूडल्स नहीं बनाए, क्योंकि किसी भी खाने की खुशबू यहाँ अनचाहे मेहमानों या ज़ॉम्बीज को बुला सकती थी। इसलिए मैं भारी शेल्फ खिसकाकर मैंने दरवाज़ा पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और खुद को सेफ करने के बाद ही अपना अगला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने एक खाली डिब्बा जमीन पर रखा और मन ही मन बोला, अपग्रेड। डिब्बे पर एक हल्की सी चमक गुजरी और अगले ही पल एकदम नई नूडल्स का पैकेट सामने आ गया। मैं अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए बार बार यही करता रहा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरे सामने 60 पैकेट नूडल्स का एक पूरा ढेर लग गया, क्योंकि मेरी एबिलिटी का कूलडाउन सिर्फ 10 सेकंड था। इसका मतलब था कि अब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते थे।
फिर मेरी नज़र एक खाली पानी की बोतल पर पड़ी तो अपग्रेड कहते ही पल भर में 500 मिलीलीटर की भरी हुई साफ मिनरल वाटर की बोतल सामने आ गई। फिर एक खाली फर्स्ट एड बॉक्स दिखा और अपग्रेड करते ही मेरे हाथ में एकदम नया फर्स्ट एड किट आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं क्योंकि खाना, पानी और दवाई, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं, अब मेरे लिए अनगिनत हो चुकी थीं। मैंने मन ही मन कहा, काव्या, तुझे लगता था मेरी पावर बेकार है, तो थोड़ा इंतजार कर, क्योंकि एक दिन तुम सब घुटनों पर आकर मुझसे खाने की भीख मांगोगे। अगले 3 दिन तक मैंने खुद को उस गोदाम में बंद रखा और वहां पड़े खाली डिब्बे मेरे लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल बन गए। मैंने चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, हर वो चीज जो पेट भर सके, बक्सों में पैक करके तैयार कर ली। गोदाम का एक कोना ठंडे ड्रिंक्स से भर गया और सबसे जरूरी बात, मुझे एक खाली गैस सिलेंडर और स्टोर में पड़ा एक पोर्टेबल स्टोव मिल गया। अब मैं आखिरकार कुछ गर्म पकाकर खा सकता था। सारी खिड़कियां बंद करके मैंने पानी उबाला, तीनों मसाला पाव खोले और सावधानी से नूडल्स डाल दिए। जब वो जानी पहचानी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए भी खाता गया क्योंकि यह अपोक्लिप्स के बाद खाया गया मेरा सबसे भरपेट और सबसे सुकून वाला खाना था। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग भी काम करने लगा। मैंने सोचा कि यहाँ छिपे रहना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यह कन्वीनियंस स्टोर किसी भी वक्त इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ के हाथ लग सकता था या फिर किसी और सर्वाइवर की नज़र में आ सकता था। मुझे कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था और साथ ही हथियार भी चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ खाना पानी होने से इस बेरहम दुनिया में इंसान बस कटने के लिए तैयार भेड़ बन जाता है। मैंने 2 बड़े बैग जरूरी सामान से भर लिए और फिर दरवाजे की झिरी से बाहर की दुनिया झांक कर देखी। सड़क पर कुछ इन्फेक्टेड बेमकसद घूम रहे थे। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपग्रेड किए हुए बिल्कुल नए, तेज और मजबूत कॉम्बैट नाइफ को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब बाहर निकलने का वक्त हो गया था। स्टोर से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। पीछे की तंग गलियों का फायदा उठाकर मैंने ज्यादातर इन्फेक्टेड को टाल दिया। जब कभी कभार कोई अकेला ज़ॉम्बी मिल जाता तो मैं भरी हुई कोल्ड ड्रिंक की कैन जोर से उस पर मार देता और जब वो चौंक कर रुकता तो अपने तेज नाइफ से उसका काम तमाम कर देता। मेरा मकसद था शहर के पश्चिम में बनी एवलॉन सोसाइटी पहुंचना, जो शहर का सबसे पॉश रेजिडेंशियल एरिया था। वहां मजबूत सिक्योरिटी और ऊंची मोटी 4 दीवारी थी, इसलिए शुरुआती अपोक्लिप्स में वह जगह कुछ वक्त तक टिकी रह सकती थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि मेरे माँ बाप का घर वहीं था। जब अपोक्लिप्स आया था तब मैं हॉस्टल में था, इसलिए उनसे संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना ही अब मेरी इकलौती जिद थी। पर एवलॉन तक का सफर मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था और छोड़ी हुई गाड़ियां हर मुख्य सड़क को जाम कर रही थीं। रास्ते में मैंने बहुत से भयानक नज़ारे देखे, जहां सर्वाइवल और रिसोर्सेज के लिए इंसान एक दूसरे से खूंखार तरीके से भिड़ रहे थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि काव्या का धोखा इस बेरहम दुनिया के मुकाबले शायद सबसे मामूली बात थी, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर की इंसानियत कब की टूट चुकी थी। तीसरे दिन शाम को आखिरकार मैं एवलॉन सोसाइटी के बाहर पहुंचा। वहां बड़ा लोहे का गेट बंद था और दीवार पर धुंधले धुंधले पहरेदार पहरा देते नजर आ रहे थे। यह सोसाइटी तो वाकई एक सर्वाइवर्स बेस बन चुकी थी। मैं दूर से काफी देर तक वहां की निगरानी करता रहा, क्योंकि अंदर जाने के लिए उनकी जांच से गुजरना जरूरी था। मैंने अपना बैग ठीक किया और ज्यादातर सामान एक छिपे हुए सीवर में छुपा दिया। पास में बस 2 बोतल पानी और एक पैकेट बिस्किट रख लिया ताकि मैं एक आम लाचार शरणार्थी जैसा दिखूं, और गेट की तरफ चल पड़ा। रुको, कौन हो तुम? दीवार के ऊपर से आवाज आई। मैंने फौरन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, सिर उठाकर धूल से सना अपना चेहरा दिखाया और कहा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आर्यन है और मेरा घर बिल्डिंग नंबर 17 में है। ऊपर खड़ा गार्ड कुछ देर चुप रहा, शायद वॉकी टॉकी पर डिटेल्स कंफर्म कर रहा था। थोड़ी देर बाद गेट थोड़ा सा खुला और एक आदमी हाथ में लोहे की रड लिए चौकन्नी नजरों से बाहर आया। आईडी कार्ड? उसने सख्ती से पूछा। मैंने जेब से पहले से तैयार अपनी आईडी निकाल कर दे दी। उसने अच्छे से चेक किया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अकेले हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? मैंने सिर झुकाकर ठीक उतनी ही घबराहट और रूंध आवाज में कहा, रास्ते में सब लूट लिया गया, बस इतना ही बचा पाया हूँ। उस आदमी ने भौहें सिकोड़ी और उसे मुझ पर थोड़ा तरस भी आया, क्योंकि मेरी दुबली पतली शक्ल और लाचार अंदाज के आगे उसकी सतर्कता ढीली पड़ गई थी। वह बोला, अंदर आ जाओ, पर सोसाइटी का नियम याद रखना।
हर नए आने वाले को अपने आधे रिसोर्सेज टैक्स के रूप में जमा करने होते हैं। मेरा दिल एक पल को धक से रह गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मैंने आज्ञाकारी अंदाज में सिर हिलाया और एक बोतल पानी और आधा पैकेट बिस्किट उसे दे दिया। आदमी ने सामान लिया और उसकी आंखों में मेरे लिए एक पल के लिए तुच्छता यानी नीचा दिखाने की झलक दिखी, फिर भी उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। अंदर घुसते ही जो नजारा दिखा, उससे मुझे थोड़ी राहत मिली। माहौल अब भी तनाव भरा था, पर कम से कम यहाँ कुछ व्यवस्था थी। लोग गश्त लगा रहे थे, कुछ लोग सुरक्षा को और मजबूत कर रहे थे, और औरतों तथा बच्चों को सोसाइटी के क्लब हाउस में सेफ रखा गया था। यह जगह इस अपोक्लिप्स में मानो एक टापू थी, जो बाहर की बर्बादी और अफरातफरी से अलग थलग थी। रजिस्ट्रेशन करने वाली एक आंटी ने बताया कि सोसाइटी अब विक्रम नाम के एक आदमी के हाथ में है, जो पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। अपोक्लिप्स के बाद उसे एक फायर कंट्रोल एबिलिटी मिली, जिसकी मदद से उसने एक गार्ड टीम बनाकर सबको बचाया। हर घर वाले को रोजाना अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से खाना मिलता है, और अगर ज्यादा राशन पाना है तो पेट्रोल टीम या लॉजिस्टिक्स टीम ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन मैंने शरीर कमजोर होने का बहाना बनाकर फिलहाल किसी टीम में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा सबसे जरूरी काम था अपने माँ बाप को ढूंढना। पर जब बेचैन दिल के साथ मैं दौड़कर अपने घर के गेट पर पहुंचा, तो देखा कि दरवाजा जोर जबरदस्ती तोड़ा जा चुका था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। यह देखकर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। मैं अंदर भागकर पागलों की तरह माँ पापा चिल्लाने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। ड्राइंग रूम की टेबल पर धूल की एक पतली परत जमी थी, जिसका मतलब था कि वो कई दिन पहले ही यहाँ से जा चुके थे। जमीन पर झगड़े के निशान तो थे, लेकिन खून का कोई धब्बा नहीं था, इसलिए यह शायद इस अनहोनी में भी एक राहत की बात थी। मैं जमीन पर बैठ गया और पहले से भी बड़ी उलझन और डर मुझे जकड़ने लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब उन्हें कहाँ ढूंढूं। ठीक तभी जब मैं इसी उलझन में डूबा था, दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई और एक शरारती सी आवाज गूंजी, अरे वाह, यहाँ तो एक बचा खुचा शिकार भी मिल गया। मैंने अचानक सिर उठाया और देखा कि दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे। सामने वाला आदमी मुड़ा हुआ सिर लिए बुरी नजर से मुझे घूर रहा था। मैं उसे पहचानता था, क्योंकि वो विक्रम का खास चमचा था, जिसे लोग स्कॉर्पियन कहते थे। स्कॉर्पियन ने होठ चाटते हुए, मानो मुझे कटे हुए मछली के टुकड़े जैसे देखते हुए तंज में कहा, तेरे घर के मालिक कुछ दिन पहले विक्रम भाई के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया है, और अब यह घर हमारा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने पूछा, तुमने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया? स्कॉर्पियन व्यंग से हंसा और बोला, बस बाहर फेंक दिया, क्योंकि जिसमें ताकत नहीं, इस अपोक्लिप्स में उसका यही अंजाम होता है। वैसे तुझ में थोड़ा दम दिखता है, इसलिए अगर यहाँ रुककर हमारा छोटा मोटा कामकाज कर दे तो तुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। मैं सच में बहुत सीधा निकला, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ पनाह मिलेगी, लेकिन यहाँ भी वही जंगल का कानून चल रहा था। जैसे जैसे वो दोनों मेरे पास आते गए, मेरा हाथ चुपके से बैग की साइड पॉकेट की तरफ बढ़ा, जहाँ मेरा अपग्रेड किया हुआ एकदम नया और तेज नाइफ रखा था। पर ठीक जब मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था, दरवाजे से एक ठंडी और गंभीर आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? स्कॉर्पियन और उसके साथी की हरकतें एक साथ रुक गईं और आने वाले को देखते ही उनकी मुस्कान जम गई। उन्होंने फौरन चापलूसी वाला भाव अपना लिया। दरवाजे पर काले कॉम्बैट सूट में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में एक अपग्रेडेड तांग चाकू लिए हुए, जिसकी धार पर अब भी गहरे लाल रंग के खून के निशान थे। उसके पीछे कुछ और सख्त कड़क सिपाही खड़े थे। मैं उसे पहचानता था, क्योंकि वो मीरा थी, एलीट दस्ते की सबसे ताकतवर कैप्टन। कहा जाता था कि उसने एक बहुत दुर्लभ और एकदम शार्प एबिलिटी अवेकन की है, इसलिए उसकी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, और वो विक्रम का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। मीरा ने स्कॉर्पियन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखकर ठंडे लहजे में दोबारा पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो फौरन कहा, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। स्कॉर्पियन का चेहरा उतर गया और वह फौरन सफाई देने लगा, मीरा कैप्टन, इसकी बात मत सुनो। इसके माँ बाप विक्रम भाई के कर्जदार थे, इसलिए हम बस यह घर लेने आए थे। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, घर लेने के लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं और दरवाजा भी ब्लॉक करना पड़ता है क्या? अब चुपचाप चलते बनो। स्कॉर्पियन मानो जान बचाकर भागा और अपने साथी को घसीटते हुए दुम दबाकर वहां से चला गया। खतरा टलने के बाद मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं गिरते गिरते बचा।
मीरा ने भौहें सिकोड़कर मुझे देखा और कहा, आगे से उन लोगों से दूर रहना, और बिना और वक्त गवाए वो मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोका और पूछा, कैप्टन मीरा, आपको पता है मेरे माँ बाप को कहाँ भेजा गया? उनका नाम सोहनलाल और शांति देवी है। मीरा ने थोड़ा सोचा, फिर बताया, उन्हें सोसाइटी के उत्तरी गेट के बाहर वाली बंद पड़ी स्टील फैक्ट्री में भेजा गया है, और कहने को उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मेरा दिल एक झटके से जकड़ गया, क्योंकि बंद पड़ी फैक्ट्री में ना खाना है ना कोई सुरक्षा, इसलिए यह तो मरने के इंतजार जैसा ही था। मीरा के जाने के बाद मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उत्तरी फैक्ट्री जाना ही होगा और अपने माँ बाप को ढूंढना ही होगा। पर उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी, इसलिए मैंने बैग से एक चॉकलेट निकाली, 2-3 टुकड़ों में निगलकर एनर्जी बटोरी। फिर मेरी नज़र स्कॉर्पियन की छोड़ी हुई लोहे की रड पर पड़ी, जो जंग खाई और थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। मैंने उस पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, अपग्रेड। अगले ही पल एक चमकती हुई, भारी और मजबूत एलॉय स्टील की नई रड मेरे हाथ में आ गई। मैंने सोचा, बढ़िया। मैं रसोई में गया, जहां मुझे पापा का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट मिला, एक मल्टी टूल फोल्डिंग शवल, एक सर्वाइवल एक्स और एक चाकू। बरसों इस्तेमाल ना होने से यह सब कुंद पड़ गए थे, इसलिए अपग्रेड कहते ही तीनों हथियार पलक झपकते ही अपनी सबसे धारदार और न्यू मॉडल हालत में लौट आए। रात होने तक मैंने पेट्रोल टीम की शिफ्ट बदलने का मौका देखा और चुपचाप सोसाइटी के उत्तरी गेट की तरफ खिसक गया, क्योंकि यहाँ मुख्य गेट के मुकाबले काफी सुनसान था और बस 2 गार्ड जम्हाई लेते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें छेड़ा नहीं, बल्कि एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ निकाला। अपनी अपग्रेड की हुई एकदम मजबूत कार्बन फाइबर रस्सी की मदद से मैंने 3 मीटर से ज्यादा ऊंची 4 दीवारी आसानी से पार कर ली। दीवार के बाहर बंजर जमीन थी और दूर एक फैक्ट्री का ढांचा नजर आ रहा था, जैसे कोई खामोश लोहे का दैत्य हो। हवा में सड़ंत फैली हुई थी और कभी कभार ज़ॉम्बीज की डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थीं। मैंने रड कस कर पकड़ी, शरीर झुकाया और तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे जैसे मैं पास पहुंचता, ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया, क्योंकि फैक्ट्री के गेट पर कम से कम 10-12 ज़ॉम्बीज जमा थे और लगता था वो किसी आवाज की तरफ खींचे चले आए हैं। वो उस बंद लोहे के गेट को पागलों की तरह पीट रहे थे, जबकि गेट के अंदर से हल्की हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। माँ पापा वहीं अंदर हैं, यह सोचकर मेरा दिल जल रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जबरदस्ती सीधे अंदर जाना ठीक नहीं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे फैक्ट्री की एक साइड में ऊंची खिड़कियों की एक कतार दिखी, जो जमीन से करीब 4 मीटर ऊपर थीं। मैंने सोचा कि शायद वहां से अंदर जाया जा सकता है। फैसला करने के बाद मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे दूर खड़ी एक गाड़ी पर फेंका। वहां एक जोरदार आवाज हुई और गेट पर जमा ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो गए और लड़खड़ाते हुए उस तरफ मुड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं तेजी से फैक्ट्री की दीवार तक पहुंचा। बैग से रस्सी निकाली, एक सिरे पर क्लाइंबिंग हुक बांधा और जोर से फेंका, तो हुक खिड़की की चौखट में मजबूती से फंस गया। गहरी सांस लेकर मैं फुर्ती से रस्सी पर चढ़ने लगा और झट से फैक्ट्री के अंदर कूद गया। यह एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हॉल था, जहां हर तरफ जंग खाई मशीनें और बिखरे पुर्जे पड़े थे, जबकि टूटी छत से बस चंद चांदनी की किरणें अंदर आ रही थीं। दूसरी तरफ से दबी हुई सिसकियां और बहस की आवाजें आ रही थीं, इसीलिए मैं आवाज का पीछा करते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। पुरानी मशीनों से घिरे एक कोने में मुझे दर्जनों सर्वाइवर्स बैठे दिखे, जो ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे। उस भीड़ में एक ही नजर में मुझे मेरे माँ बाप दिख गए। वो एक कोने में सिकुड़े बैठे थे और माँ घुटनों को पकड़े बिना आवाज किए रो रही थीं, जबकि पापा उन्हें कसकर पकड़े लगातार समझा रहे थे। मेरी आंखें भर आईं और रूंध आवाज में मैं चिल्ला उठा, माँ, पापा। सब लोग चौंक गए और एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मेरे माँ बाप तो और भी जोर से चौंके, और जैसे ही उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा, अगले ही पल उनके चेहरों पर परेशानी की जगह बेनतहा खुशी छा गई। माँ चीखते हुए भागती गिरती मेरी तरफ दौड़ी और हम तीनों इस उजड़ी उम्मीदहारी दुनिया में एक दूसरे से कसकर लिपट गए, क्योंकि इस मिलन की खुशी ने सारे डर और बेचैनी को पल भर के लिए धो दिया था। पर तभी एक कड़वी आवाज ने यह इमोशन पल तोड़ दिया। तू कहाँ से टपक पड़ा? चेहरे पर लंबे कट के निशान वाला एक आदमी आगे आया और उसके पीछे कुछ ताकतवर जवान लड़के खड़े थे, इसलिए साफ था कि यही यहाँ का सरगना था। उसका नाम राणा था। राणा की लालची नजरें मेरे कंधे पर लटके फूले हुए बैग पर टिक गईं और वो बोला, अरे वाह छोटे भाई, तुझमें तो काफी दम लगता है, क्योंकि अकेले यहाँ तक आ गया। तो बैग में क्या है?
निकाल कर सबको दिखा। मैंने अपने माँ बाप को अपने पीछे कर लिया और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, यह मेरी चीज है। राणा व्यंग से हंसा और बोला, यहाँ किसी की कोई चीज नहीं होती बल्कि सिर्फ मेरी चीज होती है, इसलिए अक्ल से काम ले और बैग सौंप दे वरना। और उसने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी लहराई। उसकी धमकी साफ थी और उसके पीछे के गुंडे भी घेरा बनाकर आगे बढ़ाए, जबकि यहाँ फेंके गए बाकी बूढ़े बीमार लोग गुस्से में होते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए और बस तरस भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मेरे पापा घबराकर मुझे पीछे खींचते हुए राणा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भाई साहब मेरा बेटा नादान है और बैग में बस थोड़ा सा खाना है, इसलिए सब आपको दे देंगे, पर प्लीज इसे तंग मत कीजिए। राणा तंज में हंसा और बोला, अब तो मुझे सिर्फ बैग नहीं बल्कि इसकी जान भी चाहिए। कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। तभी मेरी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। मैं पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा और मेरे हाथ की मेटल रड एक तीखे एंगल से उसकी कलाई पर पूरी ताकत से पड़ी। क्रैक की आवाज के साथ राणा की कलाई एक अजीब शेप में मुड़ गई। सब लोग सन्न रह गए क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दुबला पतला दिखने वाला लड़का इतनी हिम्मत दिखाएगा। दर्द से पसीने पसीने हुआ राणा बुरी तरह चीखते हुए दहाड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पकड़ो इसे क्योंकि आज इसका जीना हराम कर दूंगा। उसके गुंडे होश में आते ही चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने अपना बैग माँ बाप की गोद में फेंका और फिर रड उठाकर उनके वार रोकने लगा। एक गुंडे ने लाठी घुमाकर मुझ पर वार किया तो मैं बगल हटकर बचा और उसी झटके में रड का दूसरा सिरा उसकी कमजोर जगह पर जा टकराया, जिससे वह चीखते हुए झुककर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कोई फालतू हरकत नहीं की बल्कि हर बार सिर्फ उनके कमजोर जॉइंट्स पर मारा। उन्हें सबसे ज्यादा जो बात डरा रही थी वो ये कि मेरी ताकत और स्टेमिना मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। राणा ने अपनी टूटी कलाई थामे गुस्से और डर से मिलीजुली नजरों से मुझे घूरा और पूछा, तू है कौन? क्या तू भी कोई एबिलिटी होल्डर है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से देखता रहा, क्योंकि इन कुछ महीनों में जो तकलीफ और बेइज्जती मैंने झेली थी वो सब इस पल एक तूफानी गुस्से में बदल चुकी थी। मैंने बस इतना कहा, या तो यहाँ से निकल जा या फिर मर जा। मेरी दहशत ने वहाँ मौजूद हर किसी को चुप करा दिया और राणा की आंखों में साफ उलझन थी क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हो गया है। पर तभी इस तनाव भरे माहौल के बीच फैक्ट्री के लोहे के गेट से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जिससे भीड़ में हड़कंप मच गया। बाहर के ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ने लगे हैं। क्या हो गया अचानक? ज़ॉम्बीज़ अचानक इतने पागलों जैसे क्यों हो गए और डर मानो किसी बीमारी की तरह फैलने लगा। राणा को अब मेरी परवाह नहीं रही, इसलिए वो अपने साथियों के साथ शरीर और सामान लगाकर टूटते हुए गेट को रोकने में जुट गया। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी और गेट बुरी तरह डैमेज होकर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। उसकी कुंडी चरचराने लगी थी और कभी भी टूट सकती थी। हर किसी के दिल पर मायूसी छा गई और मेरे माँ बाप भी डर से कांपने लगे और उन्होंने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। मैंने उस पुराने जंग खाए लोहे के गेट को एक नज़र देखा और मेरे दिमाग में एक हिम्मती ख्याल आया। मैं अपनी रड लिए सबकी हैरान नज़रों के बीच गेट की तरफ चल पड़ा। दरवाजे को रोक रहे एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और चुपचाप अपना हाथ उस ठंडे जंग खाए दरवाजे पर रख दिया। फिर सबकी अविश्वास भरी नजरों के सामने एक करिश्मा हुआ। मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, अपग्रेड। वो बुरी तरह पिटा और टेढ़ा गेट मानो वक्त को पीछे छोड़ते हुए सुधरने लगा। उसकी जंग गायब हो गई, धातु मोटी और हैवी हो गई और पूरा फ्रेम एक मिलिट्री ग्रेड बंकर गेट में अपग्रेड हो गया। बस एक पल में चमकती हुई मिश्रित धातु का एकदम नया गेट सबकी आंखों के सामने खड़ा था। बाहर से ज़ॉम्बीज़ की टक्करों के आगे अब गेट टस से मस नहीं हुआ, बल्कि बस हल्की हल्की धमक भर सुनाई दे रही थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया और हर कोई मुझे मुंह बाएं देखता रह गया। राणा ने भी हैरानी में अपना मुंह खोल दिया और कलाई का दर्द तक भूलकर लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम्हारी पावर रिपेयर है क्या? मुझे समझाने का कोई मन नहीं था, इसलिए हाथ पीछे खींचकर ठंडे लहजे में कहा, इस अपोक्लिप्स में असली ताकत ही सबसे बड़ा पासपोर्ट है। अभी अभी दिखाई मेरी बेरहमी और उसके ऊपर यह करिश्माई एबिलिटी, इन दोनों ने राणा का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसकी नजरों में लालच नहीं बल्कि गहरा डर था और वह बोला, बड़े भाई, अभी जो हुआ उसके लिए माफी, क्योंकि मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, तो प्लीज थोड़ा बड़पन दिखाइए। मैं कुछ नहीं बोला, बस अपने माँ बाप के पास गया। माँ मुझे देख रही थीं, जिनकी नजरों में गर्व भी था, चिंता भी और थोड़ी अजनबियत भी।
मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें भरोसा देती नजर से देखकर कहा, माँ डरो मत क्योंकि मैं हूं ना। फिर मैंने उस बड़े बैग से एक सेल्फ हीटिंग प्रीमियम राइस बॉक्स, एक सॉसेज और एक बोतल साफ पानी निकालकर उन्हें दिया और कहा, माँ पापा पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने पल भर में सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लीं। ना जाने कब से भूखे सर्वाइवर्स मेरे माँ बाप के हाथ में खाना देखकर अपने गले गटकने लगे और उनकी नजरों में तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। राणा और उसके गुर्गे तो देखते ही रह गए क्योंकि इस अपोक्लिप्स में जहां खाना सोने से भी कीमती है, वहां मैं यूं ही इतना कुछ निकाल कर दे रहा था और यह बात उन्हें दरवाजा ठीक करने से भी ज्यादा हिला गई। यह सब करने के बाद मैंने दोबारा राणा की तरफ देखा और कहा, अब से यहाँ जो मैं कहूँगा वही होगा। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी वह साफ साफ हर किसी के कानों तक पहुंची। राणा का चेहरा एक बार फड़का और आखिरकार वो थककर सिर झुका बैठा। फैक्ट्री बेस पर कब्जा जमाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान निकला क्योंकि असली ताकत और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के आगे राणा का रोब कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें भगाया नहीं बल्कि सोचा कि इस अपोक्लिप्स में मानव शक्ति भी एक रिसोर्स है। इसलिए मैंने उन्हें पहरेदारी और आसपास के ज़ॉम्बी साफ करने का काम सौंपा, जबकि मैंने खुद खाने और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। हर रोज मैं अकेले एक कमरे में बंद हो जाता और दिखावे के लिए सामान गिनने का बहाना बनाता, लेकिन असल में अपनी पावर से कचरों को अपग्रेड करते हुए बेहतरीन खाना और जरूरत की हर चीज लगातार बनाता रहता। जब दर्जनों नए नकोर बक्से सबके सामने आते तो हर किसी की नजरों में मेरे लिए डर मिली इज्जत झलकती और सब सोचते थे कि मेरे पास कोई हाइपर स्पेस या क्रिएशन टाइप एबिलिटी है जिसमें बेशुमार रिसोर्सेज जमा हैं। पर्याप्त खाना और सुरक्षित छत मिलने के बाद सर्वाइवर्स के चेहरों पर धीरे धीरे रौनक लौटने लगी और पूरी फैक्ट्री मेरे नेतृत्व में सलीके से चलने लगी। माँ बाप मेरे सबसे बड़े सहारे बन गए क्योंकि वो लोगों का इंतजाम और सामान बांटने में मेरी मदद करने लगे। भीड़ में उन्हें फिर से अपनी इज्जत और अहमियत महसूस होने लगी और उनका हौसला भी रोज बरोज बेहतर होता गया। सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा था, फिर भी मेरे दिल में एक कांटा अब भी चुभ रहा था। एवलॉन सोसाइटी का वो विक्रम जिसने मेरे बेसहारा माँ बाप को अपने हाल पर मरने के लिए बाहर फेंक दिया था, यह हिसाब मुझे किसी ना किसी दिन चुकाना ही था। और वैसे भी एवलॉन की सुरक्षा और रहन सहन इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी। मैं अपने माँ बाप को और अपने साथ आए इन सब लोगों को एक ज्यादा भरोसेमंद घर देना चाहता था, तो अब वक्त था उस विक्रम से एक बार आमना सामना करने का। एक हफ्ते बाद पूरी तैयारी करने के बाद मैंने अपनी अपग्रेड एबिलिटी से फैक्ट्री में मिली कुछ खराब पड़ी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक्स को हाई स्पीड मिलिट्री बाइक्स में अपग्रेड कर दिया जो पूरी तरह चार्ज थीं। साथ ही दर्जनों नए प्रोटेक्टिव आर्मर सूट्स, टेक हेलमेट्स और स्टील बूट्स भी अपग्रेड कर लिए। हथियारों के लिए मेटल रोड्स के अलावा मैंने फैक्ट्री के स्टील से कई तेज और भारी भाले भी बनवा लिए। रहा राणा और उसके कुछ खास साथी, तो अब वो मेरे पूरी तरह वफादार बन चुके थे क्योंकि मैंने उन्हें पेट भर खाना और तन ढकने के बेहतरीन कपड़े दिए थे जो इस अपोक्लिप्स में किसी बड़े एहसान से कम नहीं था। इसीलिए मैंने अपने सबसे मजबूत 20 लड़ाकों को चुना जिनमें राणा भी शामिल था। निकलने से पहले तैयार खड़ी टुकड़ी को देखकर मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे बल्कि अपनी ही चीज वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि एवलॉन की मजबूत दीवारें और आरामदेह घर हमारे हैं। हम वहां एक सच्चा सुरक्षित घर बनाएंगे। इसलिए जो मेरे साथ चलना चाहता है, गाड़ियों में बैठे। कोई भी हिचकिचाया नहीं क्योंकि मेरी करिश्माई ताकत देख चुकने के बाद उन्हें मुझ पर लगभग अंधा भरोसा हो चुका था। इसलिए 20 लोगों का काफिला शान से एवलॉन की तरफ बढ़ चला। जब हम उत्तरी गेट पर पहुंचे तो दीवार पर मौजूद पहरेदारों ने भी हमें देख लिया था और इतनी बढ़िया लैस टुकड़ी देखकर वो सन्न रह गए। राणा, तुझे तो निकाल दिया गया था ना, वापस कैसे आ गया? राणा अब मेरा पक्का फॉलोअर बन चुका था, इसलिए सीना तान कर पूरे जोश में जवाब दिया, हम विक्रम भाई से बात करने आए हैं, यानी डील करने। पहरेदार हंस पड़ा, तुम लोग डील करोगे? हाँ हाँ। तभी मैं गाड़ी से उतरा और आगे बढ़कर ठंडे लहजे में बोला, विक्रम को जाकर बता कि आर्यन आ गया है। उस पहरेदार ने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे सबके बीचों बीच देखकर समझ गया कि मैं कोई अहम शख्स हूँ। इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने वॉकी टॉकी पर ऊपर रिपोर्ट कर दी। जल्द ही उत्तरी गेट खुल गया और विक्रम अपने आदमियों के साथ बाहर आया, साथ में एलीट दस्ते की कैप्टन मीरा भी थी। विक्रम की नजरें चतुर और घमंडी थीं और हमारी टुकड़ी को देखकर, खासकर हमारे नए नकोर हथियारों और चमकते जोश को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और लालच की एक झलक कौंध गई। अरे कौन है भाई? आर्यन छोटे भाई।
कुछ दिनों में ही तो अच्छी खासी कमाई कर ली, मैंने कहा। विक्रम, सीधी बात, मैं अपने लोगों को लेकर एवलॉन में रहना चाहता हूँ। विक्रम को मानो कोई शानदार मजाक सुनाई दिया हो, इसलिए जोर से ठहाका लगाने लगा। आर्यन भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या? क्योंकि एवलॉन मेरी मेहनत से बना इलाका है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने देने की मुझे क्या जरूरत। मेरे पीछे से राणा ने एक बक्सा आगे बढ़ाकर खोल दिया और पूरा का पूरा बक्सा प्रीमियम हाई एनर्जी न्यूट्रिशन बार्स और राशन से भरा था। यह देखते ही विक्रम की हंसी अचानक रुक गई और पीछे खड़े उसके गार्ड्स भी सन्न रह गए, क्योंकि एवलॉन की सुरक्षा भले अच्छी हो पर यहाँ राशन की भारी कमी थी और रोजाना का राशन सिर्फ एक टुकड़ा सूखी रोटी भर होता था। इतना बेहतरीन खाना तेरे पास कहाँ से आया? मैंने कहा। तुझे जानने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, डील करेगा या नहीं? विक्रम की आंखें सिचुएशन को भांपती रहीं और उसने पूछा, किस तरह की डील? मैंने कहा, बहुत आसान। मेरे लोग यहाँ रहेंगे और हम तुम्हें खाना देंगे, जबकि तुम सोसाइटी की सुरक्षा संभालो ताकि हम मिलकर यहाँ का इंतजाम चला सकें। विक्रम का चेहरा सख्त पड़ गया और बोला, छोटे भाई, तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि मैं इस बेस का सरगना होकर तुझ जैसे किसी गुमनाम लौंडे के बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने कहा, इसलिए अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती अंदर घुसेंगे। जबरदस्ती? हाँ हाँ, तुम 20-25 लोग। विक्रम ने इशारा किया तो मीरा और उसके पीछे एलीट दस्ता एक साथ एक कदम आगे बढ़ा। इसलिए एक भयानक किस्म की सख्ती हवा में फैल गई, क्योंकि एलीट दस्ता इस पूरे एवलॉन का सबसे तेज हथियार था और हर सदस्य लड़ाई में तपा हुआ एबिलिटी होल्डर था। मेरे लोग तनाव में आ गए, फिर भी सिर्फ मैं ही बेफिक्र खड़ा रहा। मैंने मीरा की तरफ देखा, वही लड़की जिसने कभी मेरी मदद की थी। वह भी मुझे देख रही थी और उसकी नजरों में जिज्ञासा थी। मैंने पूछा, कैप्टन मीरा, आपको भी लगता है हम अंदर नहीं घुस पाएंगे? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर आर्यन, आपकी ताकत बहुत जबरदस्त दिख रही है, लेकिन एवलॉन में 200 पहरेदार हैं, इसलिए जबरदस्ती घुसना आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसकी बात एक तरह की सद्भावना भरी चेतावनी थी और विक्रम खुश होकर हंस पड़ा। सुन लिया ना? इसलिए ज्यादा शेखी मत बघारो, बल्कि अपना सारा खाना यहाँ सौंप दो ताकि मैं शायद तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को एक आम रहवासी की तरह अंदर रहने दूं। पर बाकी तेरे यह आदमी जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। यही था उसका जवाब, मेरा सारा सामान छीन लेना और मेरे लोगों को दुत्कार देना। सच में उसने बड़ा शातिर हिसाब लगाया था, फिर भी मैं बस हंस पड़ा। लगता है बात करने का कोई फायदा नहीं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही मेरी गिनती पूरी हुई मैंने अपनी अपग्रेड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। इस बार मैंने इसकी सीमा को बिना किसी रोक के अपनी हद तक फैला दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी चीज को उसके अगले रूप में अपग्रेड कर सकता हूँ तो मैं उसे इतने ऊंचे स्तर पर भी अपग्रेड कर सकता हूँ जहाँ वह भौतिक रूप से परे ट्रांसेंड होकर सीधे ऊर्जा या शून्य में बदल जाए। सैकड़ों मीटर दूर खड़ी उस विशाल इमारत की तरफ देखकर मन ही मन बोला, मैक्सिमम अपग्रेड, और पूरी दुनिया मानो म्यूट हो गई। सैकड़ों दहशत भरी आंखों के सामने वो ऊंची आसमान छूती 30 मंजिला इमारत एक सेकंड के लिए चमकी, उसकी बनावट धुंधली और पारदर्शी होने लगी और वह पूरी इमारत अंदर की हर चीज के साथ यूं गायब हो गई जैसे सीधे किसी उच्च आयाम हायर डायमेंशन में अपग्रेड होकर चली गई हो। पीछे बस एक खाली सुनी नींव बच गई, मानो वो इमारत कभी वजूद में ही नहीं थी। हर किसी का चेहरा वहीं जम गया, चाहे हैरानी हो, खालीपन हो या फिर एक ऐसी दहशत जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विक्रम के आदमी पूरी तरह टूट गए, इसलिए हथियार फेंककर चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे जैसे किसी कयामत से बच रहे हों। जबकि विक्रम खुद जमीन पर बैठ गया, चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया और होंठ कांपते रहे, फिर भी एक शब्द तक मुंह से नहीं निकला। उसकी फक्र वाली 200 लोगों की गार्ड फौज पल भर में बिखर गई। मीरा और उसका दस्ता भले टूटे नहीं, फिर भी हर किसी के चेहरे पर हैरानी और दहशत साफ लिखी थी और मीरा का ब्लेड पकड़ा हाथ हल्के हल्के कांप रहा था। वह मुझे किसी चमत्कार की तरह देख रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और कीचड़ में गिरे लालची विक्रम के सामने चलकर गया। उसने सिर उठाया और किसी राक्षस को देखने जैसी नजरों से मुझे देखा, जबकि उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। अब मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूँ, विक्रम ने बिना रुके थरथराते हुए सिर हिला दिया। इसलिए मैंने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि मुड़कर पीछे खड़े अब भी सन्न पड़े राणा और बाकी लोगों से कहा, शहर में चलो मेरे साथियों। मेरे साथी जैसे नींद से जागे और उनकी नजरों में मेरे लिए एक जुनूनी किस्म की भक्ति उमड़ आई, क्योंकि उन्हें पता था उनका लीडर ताकतवर है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस हद तक। एक पूरी इमारत को गायब कर देना यह कैसी असीम शक्ति थी।
हम सब एवलॉन के हर किसी की दहशत भरी नजरों के बीच धूमधाम से सोसाइटी में दाखिल हुए और अब हमें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी, जबकि मीरा और उसका दस्ता चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलते रहे जैसे हमारी अगवानी कर रहे हों। मुझे पता था कि आज से एवलॉन पर मेरा राज हो चुका है। एवलॉन पर कब्जे के बाद मैंने सबसे पहला काम किया हिसाब चुकता करना। मैंने विक्रम और उसके धौंस जमाने वाले खास गुर्गों को कैद कर लिया। मैंने उन्हें मारा नहीं बल्कि बस उनकी एबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि मेरी अपग्रेड एबिलिटी अब जीवित शरीरों पर भी काम करने लगी थी। मैं किसी इंसान के एबिलिटी कोर को इतना ओवर अपग्रेड कर सकता था कि वह कोर अपनी सीमा पार करके हमेशा के लिए शांत हो जाए और वह वापस साधारण इंसान बन जाए। जब विक्रम एक फायर एबिलिटी होल्डर से एकदम मामूली कमजोर मोटे आदमी में बदल गया तो उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। रहा मीरा और उसका दस्ता, तो उन्हें मैंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की क्योंकि वो सच्चे लड़ाके थे और जमीर वाले लोग थे। मीरा के सामने ही मैंने उसकी लड़ाई से कुंद हो चुकी चाकू को एक लेवल 5 एनर्जी ब्लेड में अपग्रेड कर दिया और साथ ही एक्सपायर होने वाली सूजन की दवाई को भी अपग्रेड करके बिल्कुल फ्रेश और इफेक्टिव दवा बना दिया। मीरा यह सब देखकर आखिरकार समझ गई कि मेरी एबिलिटी कोई साधारण पावर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों को बदलने वाली शक्ति है। वह काफी देर चुप रही और आखिरकार सिर झुकाकर बोली, मेरा दस्ता आज से आपके हुक्म पर चलेगा। मीरा के दस्ते को अपने साथ जोड़ने के बाद मैंने असल में एवलॉन पर पूरी पकड़ बना ली। मैंने नए नियम बनाए ताकि किसी के पास एबिलिटी हो या ना हो, बस काम करने पर उसे खाना जरूर मिले। अनलिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से मैंने बहुत जल्दी सबका दिल जीत लिया और साथ ही सोसाइटी में मौजूद हर गड़बड़ी करने वालों को साफ कर दिया। मेरे नेतृत्व में एवलॉन पूरी तरह बदल गया। मेरे माँ बाप गर्व और सुकून भरी नजरों से मुझे देखते रहते, फिर भी उन्होंने कभी नहीं पूछा कि असल में मेरी एबिलिटी क्या है, क्योंकि वह बस इतना जानते थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब हर किसी का सहारा बन गया है। बेस के पटरी पर आने के बाद मैंने एक गहरे सवाल पर सोचना शुरू किया, क्या मैं अपनी अपग्रेड पावर से किसी बीमार या संक्रमित इंसान की सेल्स को अपग्रेड करके उन्हें वायरस से इम्यून बना सकता हूँ? मुझे एक पेट्रोल मेंबर मिला जो लड़ाई में ज़ॉम्बी के हमले में स्क्रैच्ड होकर म्यूटेट होना शुरू हो चुका था और सबको यकीन था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। सेल्युलर अपग्रेड, एक नरम सफेद रोशनी ने उस साथी को घेर लिया। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे थमने लगीं और शरीर में हो रहा म्यूटेशन आंखों के सामने ही कम होने लगा। मैंने उसका घाव गायब होते देखा और मेरे दिल में एक तूफान सा उठा क्योंकि मैं कामयाब हो गया था। मैंने उसकी सेल्स को इतना अपग्रेड कर दिया था कि उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब मेरे लिए कोई लालाज बीमारी नहीं रहा। यह खोज ये पूरी इमारत गायब करने से भी कहीं ज्यादा रोमांचक थी और मैंने सोचा कि अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूँ तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं और भी बहुत सारे लोगों को बचा सकता हूँ, बल्कि शायद इस पूरे अपोकलिप्स को ही खत्म कर सकता हूँ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ी योजना आकार लेने लगी, पर उससे पहले मुझे एक निजी हिसाब चुकता करना था। इसलिए मैंने मीरा को बुलाया और पूछा कि क्या उसे फायर ड्रैगन नाम के सर्वाइवर ग्रुप के बारे में कोई खबर है, यानी वही डी रैंक फायर एबिलिटी होल्डर आकाश और मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड काव्या वाला ग्रुप। मीरा ने नक्शा निकालकर शहर के पूरब में एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया और बताया, जानकारी के मुताबिक वो लोग वहां काबिज हैं क्योंकि शहर के पूरब का सबसे बड़ा ग्रुप है यह और इनका सरगना है आकाश। मेरी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और मैंने कहा, कल हम अपने पड़ोसियों से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं बस मीरा और उसका दस्ता साथ लेकर निकला। हम एक अपग्रेडेड आर्मर्ड एसयूवी में सवार होकर रास्ते में जो भी आया उसे रौंदते हुए उस बड़े सुपरमार्केट तक जा पहुंचे। सुपरमार्केट को अब एक मजबूत किले में बदला जा चुका था और दीवार पर हथियारबंद पहरेदार भरे थे। हमारा आना देखते ही वह चौकन्ने हो गए। कौन हो तुम लोग? नाम बताओ, मीरा ने खिड़की से सिर निकालकर तेज आवाज में कहा। एवलॉन बेस से आर्यन लीडर आकाश से मिलने आए हैं। दीवार पर मौजूद लोगों ने शायद मेरा नाम नहीं सुना था, पर एवलॉन बेस का नाम वह अच्छी तरह जानते थे। थोड़ी देर बाद सुपरमार्केट का गेट खुला और लाल जैकेट पहने एक आदमी बाहर आया, जबकि उसके पीछे चापलूसी करती काव्या चली आ रही थी। कुछ महीनों में काव्या की हालत काफी अच्छी दिखती थी, इसलिए मुझे देखते ही वह एक पल को चौंकी। फिर उसके चेहरे पर घमंड की मुस्कान फैल गई क्योंकि शायद उसे अब भी लगता था कि मैं वही बेचारा उसकी हिफाजत का मोहताज इंसान हूँ। आकाश ने भी मुझे ऊपर से नीचे देखा।
खासकर मेरे पीछे खड़ी मीरा, और उसके दस्ते को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी झिझक आई, पर उससे कहीं ज्यादा हिकारत थी। एवलॉन के बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि हम यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखते, इसलिए इतना ही करता हूँ कि अपनी गाड़ी और सामान छोड़कर चलते बनो। उसकी बात बेहद घमंड से भरी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी डी रैंक फायर एबिलिटी के आगे किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसलिए काव्या भी बोल पड़ी, सुना आर्यन, पुराने रिश्ते का लिहाज करके कहती हूँ, इसलिए इतनी बेइज्जती मत करवाओ, क्योंकि आज तुम आकाश की जूती उठाने के भी लायक नहीं हो। मैं उसकी छोटी सोच भरी खुद पर इतराती शक्ल देखकर हंस पड़ा और कहा, काव्या, याद है तूने मुझ पर कौन सा खाली डिब्बा फेंका था? काव्या चौंक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया मैं यह अचानक क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए बोली, कौन सा डिब्बा? मुझे याद नहीं, इसलिए जल्दी चलते बनो और यहाँ खड़े होकर नजरों में मत गड़ो। मैंने अपनी हंसी रोकी और मेरी नजरें बदल गईं। तुझे याद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए आज मैं तुझसे वही चीज खिलवाने आया हूँ। ब्या को मानो कोई बड़ा मजाक सुनाई दिया हो, इसलिए उंगली दिखाकर जोर से हंसने लगी। आर्यन, तेरा दिमाग अब खराब हो गया है क्या? मुझसे डिब्बा खिलवाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? आकाश भी बाहें बांधे व्यंग में मुस्कुराया और बोला, छोकरे, जुबान तो बड़ी लंबी है तेरी, इसलिए लगता है तुझे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है मौत कैसे लिखी जाती है। बात खत्म होते ही उसकी हथेली पर एक दहकता हुआ अग्नि गोला बनने लगा और गर्मी हवा में साफ महसूस होने लगी। मीरा के सिपाही फौरन डिफेंसिव पोस्चर में आ गए, फिर भी बस मैं और मीरा एक जगह खड़े रहे बिना हिले। मैंने उसकी हथेली में जलते अग्नि गोले को देखा और सिर हिलाकर कहा, बस इतनी सी औकात है? बहुत कमजोर। यही कहते हुए मैंने हाथ उठाया और आकाश के फायर कोर को ओवर अपग्रेड करके हमेशा के लिए शांत कर दिया। पल भर में ही वो अग्नि गोला जैसे किसी हवा में बुझी हुई मोमबत्ती की तरह बुझ गया। आकाश के चेहरे की इतराती मुस्कान वहीं जम गई और यकीन न करते हुए उसने अपनी खाली हथेली को घूरा। कैसे हुआ यह? मेरी आंख कहाँ गई? उसने दोबारा एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश करे, जरा सी भी चिंगारी नहीं जगा पाया। उसकी फक्र वाली फायर कंट्रोलिंग एबिलिटी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तूने मेरे साथ क्या किया? आकाश डर से चीखकर उंगली दिखाने लगा। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें उस डर से पथराई काव्या की तरफ घुमाई और पूछा, अब बता, मेरी हिम्मत कैसे हुई? काव्या के होंठ कांप रहे थे और चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो डरावनी फायर एबिलिटी मेरे सामने बिना आवाज किए बुझ चुकी थी। मीरा ने आकाश को किसी कुत्ते बिल्ली की तरह मेरे सामने पटक दिया, इसलिए वह घुटनों के बल गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। मैं उसकी इस बेबसी को देख रहा था और मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी। मैंने जेब से एक चीज निकाली, वही नूडल्स का खाली डिब्बा जो कभी उसने मुझ पर फेंका था और मैं इसे तब से संभाल कर रखे हुए था। मैंने कहा, अपग्रेड, और वो खाली डिब्बा पल भर में एकदम नई पैकिंग वाली फ्रेश नूडल्स में बदल गया। मैंने पैकिंग फाड़कर नूडल्स और मसाला पाउच निकाल दिए और बस वो खाली कागज का कप बचाकर उसे काव्या के सामने जमीन पर रख दिया। काव्या ने जमीन पर पड़े उस खाली कप को देखा तो उसका चेहरा मुर्दे से भी ज्यादा बेजान पड़ गया, क्योंकि वह जान गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा। कांपते हाथों से उसने वह कागज का कप उठाया और सबकी नजरों के सामने मजबूरन उसे चबाकर खा लिया। उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहकर पूरे चेहरे पर फैल गए। आकाश यह सब देख रहा था, इसलिए आखिरकार उसे एहसास हो गया कि उसने किस हद तक डरावनी हस्ती से पंगा लिया है, तो उसके भी घुटने ढीले पड़ गए। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप काव्या को घूरता रहा जब तक उसने पूरा कागज का कप पूरी तरह निगल नहीं लिया। उस बेस का पतन मेरी सोच से भी आसान निकला, क्योंकि अपने लीडर की एबिलिटी खोकर वो सब बुरी तरह डर गए थे और उन्होंने हार मान ली। मैंने दोनों बेस को मिला दिया और एवलॉन बेस अब शहर के पूरब का सबसे ताकतवर सर्वाइवर ग्रुप बन गया। काव्या का हिसाब करने के बाद मैंने अपनी पूरी ऊर्जा बेस के विकास और अपनी एबिलिटी की रिसर्च में लगा दी, क्योंकि अगर यह बात बाहर फैल गई कि मैं ज़ॉम्बी वायरस ठीक कर सकता हूं तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। इसलिए जब तक पर्याप्त सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी ना हो, यह राज छुपाकर रखना ही समझदारी थी। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब शुरू किया जिसकी देखभाल मेरे माँ पापा करते थे, जहां उन लोगों का इलाज होता जो संक्रमित होकर भी बचाए जा सकते थे। हर वो इंसान जिसे मैंने ठीक किया, वो मेरा तहे दिल से एहसानमंद बन गया और मेरा सबसे वफादार फॉलोअर बन गया। मेरी ताकत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती चली गई। इस दौरान मेरा सामना और भी बहुत सी सर्वाइवर फोर्सेस से हुआ। दोस्तों के लिए मैंने रिसोर्सेज और मदद दी, जबकि दुश्मनों के लिए मैं कभी नरमी नहीं दिखाता था। आर्यन नाम धीरे धीरे एक लेजेंड बन गया।
कोई कहता कि मैं दुनिया बचाने वाला मसीहा हूँ, तो कोई कहता कि मैं दुनिया मिटाने वाला दानव हूँ। पर वो कुछ भी कहें, एक सच्चाई को कोई झुठला नहीं सका। मैं इस अपोक्लिप्स की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। अपोक्लिप्स का 5वां साल आते आते एवलॉन बेस अब बढ़कर 1 लाख की आबादी वाला विशाल शहर बन चुका था और हमारे पास मजबूत डिफेंस सिस्टम था। साथ ही खुद की खेती बाड़ी थी और एक ऐसा समाज था जिसमें व्यवस्था वापस लौट आई थी। यहाँ लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी और मैं इस शहर का निर्माता अब बहुत कम ही लोगों के सामने आता था, क्योंकि ज्यादातर वक्त मैं शहर के बीचों बीच बनी सबसे ऊंची मीनार पर रहता और अपने ही हाथों बसाए इस शहर को ऊपर से निहारते हुए बिताता। मेरी एबिलिटी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब मुझे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं अपनी नजरों में आने वाली हर चीज को अपग्रेड कर सकता था। मैं किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता था और किसी दूषित पानी के स्रोत को अपग्रेड करके पूरी तरह साफ कर सकता था। मेरी ताकत अब सच में किसी भगवान जैसी होती जा रही थी। मीरा अब इस शहर की कमांडर इन चीफ थी और वह मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे ताजा हालात की जानकारी दे रही थी। एस रैंक ज़ॉम्बी इस एपोक्लिप्स की सबसे बड़ी आफत है, क्योंकि यह अकेला एक पूरा शहर तबाह करने की ताकत रखता है। मेरी नजरें दूर तक फैल गईं। मैंने वो देखा जो करोड़ों ज़ॉम्बीज से बना आसमान को ढकने वाला एक काला सैलाब था। और उस सैलाब के बीचों बीच एक हड्डियों के सिंहासन पर बैठा था, वो एस रैंक ज़ॉम्बी बादशाहों की तरह। मानो उसे भी मेरी नजर का एहसास हो गया हो, इसलिए उसकी खूनी लाल आंखें मेरी नजरों से हवा में टकराईं और सैकड़ों मील दूर से एक भयानक मानसिक दबाव मेरी तरफ बढ़ चला। मीरा दर्द से करा उठी और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। फिर भी मैंने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया तो वो सारा दबाव धुएं की तरह उड़ गया। उसने पूछा, तैयार हो क्या? शहर आपके साथ जिएगा और मरेगा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम मरेंगे नहीं। और मैं पलटकर उस भयानक सैलाब की तरफ देखने लगा और इस शहर के हर उस इंसान की तरफ भी। मैंने कहा, इस अपोक्लिप्स को अब खत्म होना ही चाहिए। मैं अकेला ही शहर से बाहर निकल गया और 4 दीवारी पर खड़ा होकर उस आसमान और धरती को निगल जाने वाले ज़ॉम्बी सैलाब के सामने आ डटा। पूरे 1 लाख नागरिक बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के जरिए मुझे देख रहे थे और उनमें डर तो था, पर उससे कहीं ज्यादा भरोसा था। इस रैंक ज़ॉम्बी की दहाड़ मानो किसी की रूह तक कंपा देने वाली थी। उसके इशारे पर पूरे सैलाब ने आखिरी और पूरी ताकत से हमला बोल दिया। मैंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने वाला हूँ। सबको लगा कि मैं कोई विनाशकारी हमला करने वाला हूँ, पर वो गलत थे, क्योंकि मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक हल्की सी करुणा थी। मेरी एबिलिटी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई जिंदगी के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी पूरी अपग्रेडेशन एनर्जी बिना किसी रोक टोक के पूरे प्लेनेट पर छोड़ दी। किसी एक ज़ॉम्बी या इलाके पर नहीं, बल्कि मैंने पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को ही उसके सबसे प्योर और परफेक्ट फॉर्म में अपग्रेड करना शुरू कर दिया। दरारों से टूटी हुई धरती पर फिर से नरम हरी घास उगने लगी और आसमान पर छाई स्याह धुंध छंटने लगी, जिससे बरसों बाद वो जानी पहचानी गहरी नीली साफ धूप फिर से खिल उठी। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस रैंक ज़ॉम्बी अपने ही शरीर में हो रहे बदलाव को दहशत भरी नजरों से देख रहा था। उसने विरोध करने की कोशिश जरूर की, लेकिन दुनिया की जड़ से उठी इस नियम शक्ति को वो रोक नहीं पाया। आखिरकार वो भी वायरस से पूरी तरह मुक्त होकर वापस अपनी पुरानी इंसानी शक्ल में लौट आया और हैरान होकर अपने ही हाथों को घूरता रह गया।